दादी की अनोखी कहानियां। ऑमलेट वाली का कहानी। रीना एक गरीब महिला थी जो अपने बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पति महेश एक अंडे सप्लायर थे, लेकिन वे एक धोखेबाज और गुस्सैल आदमी थे। एक दिन महेश पैसे चुराकर भाग गया और रीना और उसके बच्चों को अकेला छोड़ गया। रीना को पता था कि उसे कुछ करना होगा ताकि अपने बच्चों को पाल सके। उसने सोचा कि वह अपने हाथ के बने ऑमलेट बेचकर कुछ पैसे कमा सकती है। उसने अगले दिन एक छोटी सी स्टॉल लगाई और अपने ऑमलेट बेचना शुरू कर दिया। रीना के ऑमलेट बहुत स्वादिष्ट थे और जल्द ही लोग उन्हें खाने के लिए आने लगे। रीना के बच्चों ने भी उसकी मदद की। वे स्कूल से आने के बाद स्टॉल पर आते और ऑमलेट बेचने में उसकी मदद करते। धीरे धीरे रीना का काम बढ़ने लगा। वह हर दिन अधिक ऑमलेट बेचने लगी और उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी। उसने अपनी स्टॉल को एक छोटी सी दुकान में बदल दिया। रीना की सफलता ने महेश को गुस्सा दिलाया। वह रीना को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ करने की योजना बनाने लगा। एक दिन उसने रीना की दुकान के लिए लाइसेंस रद्द करवा दिया। रीना को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी स्टॉल फिर से लगानी शुरू कर दी। वह अभी भी अपने ऑमलेट बेचती रही और लोग अभी भी उन्हें खाने के लिए आते रहे। एक दिन एक बड़ा रेस्टोरेंट मालिक रीना के ऑमलेट का स्वाद चखने के लिए आया। उसे ऑमलेट बहुत पसंद आए और उसने रीना को अपने रेस्टोरेंट में काम करने का प्रस्ताव दिया। रीना बहुत खुश हुई। उसने रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही वह एक प्रसिद्ध शेफ बन गई। रीना की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह दिखाती है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। रीना ने अपने पति के धोखे के बाद भी हार नहीं मानी। उसने अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और अंत में उसे सफलता मिली। डब्बा वाला। बिष्णुपुर नामक एक गांव में अमित नामक एक डब्बा वाला अपने परिवार के साथ रहता था। अमित एक बहुत ही साधारण परिवार का आदमी था। उसकी पत्नी हिमा सिलाई करके थोड़े बहुत पैसे जमा करती थी और उनके बेटा अमर पढ़ाई करता था। अमित घर का सारा खर्चा डब्बे वितरण करके जो पैसे मिलते थे उससे चला लेता था। अमित हर दिन सुबह 8 बजे उठ के अपने साइकिल पे शुरू होके घर घर को जाके नाश्ते के डिब्बे इकट्ठा करता था और उन डिब्बे में से कुछ पाठशाला में, कुछ कारखानों में समय पर पहुंचाता था। ऐसे ही हर दिन बहुत डब्बे वितरण करके डब्बे के 10 रुपए लेता था। आए हुए पैसों के साथ अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाता था। अमित जिस स्कूल में डब्बे पहुंचाता था उसी स्कूल में उसका बेटा अमर पढ़ता था। उसके पिता का हर दिन ऐसे धूप और बारिश में साइकिल चलाना, पसीने में मेहनत करना अमर को बहुत दुख देता था। ऐसे जब एक दिन अमित घर पे था तो अमर ने समय देखकर, पिताजी मुझे आपसे बात करना है। हाँ बोलो बेटा, कैसे पढ़ रहे हो तुम? मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ पापा, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो बेटा। पापा आप मेरे लिए और मेरे स्कूल के फीस के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप ऐसे धूप
और बारिश में बहुत दूर के किलोमीटर साइकिल चलाते हुए डब्बे पहुंचाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेहनत के बिना पैसे कहाँ से मिलेंगे बेटा? भविष्य में तुझे एक बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा। मेरी तरह ऐसे छोटे काम नहीं करना है तुम्हें, और पसंद करे तो सब कुछ अच्छा लगता है बेटा। पिताजी की बातें सुनकर अमर सोचता है कि वो सारी बातें सच हैं, पर फिर भी उसे तसल्ली नहीं होती है और अपने पिता को ऐसे मेहनत करना देख नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि इन सब का हल सिर्फ उसका अच्छा पढ़ना ही होगा, इसीलिए वो दिन रात मेहनत से पढ़ाई करता है। ऐसे पढ़ाई करते वक्त अमर को अपने पिता का काम आसान करने के लिए एक उपाय सूझता है। तुरंत वो उसके विचार सारे एक पेपर पे लिखता है। अगले दिन अमर अपने पिता के घर होते समय देख अपने विचार सारे उनसे कहता है, पापा, आपके ही काम में मेहनत के बिना आपके साथ ज्यादा लोग काम करते हुए अब की आपकी आमदनी से भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए मेरे पास एक उपाय है, और इसमें आपको निवेश रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हो तुम? व्यापार चलाने की क्षमता हम में नहीं है। जाओ जाके पढ़ो बेटा। ये क्या बात हुई जी? पहले सुनो तो सही कि वो क्या कहना चाहता है। अगर वो ये कह रहा है कि निवेश के बिना ज्यादा पैसे कमाने का उपाय है, और वो भी इतने छोटे उम्र में, आपको तो खुश होना चाहिए ना। मेरी बात तो सुनिए पिताजी, सच्ची में ये मुमकिन है। ठीक है, बोलो, मैं भी अब तो जानूं ये कैसे मुमकिन है। और ऐसे अमर अपने पिता को उसके विचार बताना शुरू करता है। पापा, हमारे गांव में कुल मिला के 350 परिवार है। आपके गिनती के अनुसार डब्बा देने वालों के परिवार में कारखानों में काम करने वाले, सरकारी कार्यालय में काम करने वाले, स्कूल और कॉलेज जाने वाले होंगे। इसीलिए उन सारी जगहों में मैं अपने दोस्तों के साथ नौकरी का मौका है। इच्छुक लोग आवेदन कर सकते हैं। निम्नलिखित पता पे आके अपना नाम और बाकी विवरण दे के नौकरी तुरंत शुरू कर सकते हैं। ऐसे पेपर में लिख के दीवारों पे चिपकाएंगे। उसके बाद जितने भी लोग आते हैं उन सबको यही काम समान रूप से विभाजित करेंगे। महीने के अंत में आए हुए पैसों में आधा हम उनको दे देंगे और आधा हम रख लेंगे। ठीक है, तुम्हारे गिनती तो मुझे समझ नहीं आ रहे, पर इसे हम ईमानदारी से कोशिश करेंगे। पढ़ाई का ज्ञान तुम्हारा है बेटा, और जिम्मेदारी का डर है मेरा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा सोच गलत है। तुम जाके तुम्हारे दोस्तों के साथ दीवारों पे नौकरी का अवसर के पेपर चिपकाओ, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है। ऐसे कहकर अमित वहां से चला जाता है। अपने पिता का दिया हुआ अवसर देख अमर अपने दोस्तों के साथ स्कूल, सरकारी कार्यालय, कारखाने, कॉलेज जैसे जगहों के बाहर उन पत्रिकों को चिपकाता है। और इतना ही नहीं, वहां पे लोगों को भी उसने बताया कि उसके पिता ने एक नया व्यापार शुरू किया और उसमें नौकरी का अवसर है। सभी को अमित के व्यक्तित्व के बारे में सालों से पता है, क्योंकि वे डब्बा वाले की तरह सालों से काम कर रहे हैं। तो इसीलिए गांव के लोग उसके पास काम करने के लिए सहमत होते हैं। नौकरी के बारे में विज्ञापन करने के कुछ ही दिनों में 60 लोग अमित के घर नौकरी के लिए आते हैं। आए हुए 60 लोगों को 5 अलग अलग भाग के जगहों के लिए विभाजन करते हैं। 12 लोग कारखानों के लिए, 12 सरकारी कार्यालय के लिए, 24 लोग स्कूल और कॉलेज के लिए और 12 को बाकी जगहों के लिए विभाजन करते हैं। इन सबको डब्बे इकट्ठा करके उन्हें उनके जगहों पे पहुंचाना था और सब काम पे लग जाते हैं उनके साइकिल पे। पहले महीने बाद डब्बा बेचने वाले परिवार उनको उनके महीने का पैसा 600 दे देते हैं। ऐसे 175 परिवार 600 रुपए महीने को भरने के बाद अमर के पिता के पास 1,05,000 रुपए आते हैं। 1,05,000 रुपए?
उसमें से आधा तो हमारे साथ काम के कर्मचारियों को देने में ही जाएगा। फिर भी 52,500 रुपए तो बच जाते हैं। मेरा बेटा तो हीरो है। अमित ऐसे बहुत ही कम समय में एक अमीर व्यापारी बन जाता है। अमित के जीत का गांव के सारे लोग अभिनंदन करके उसका सत्कार करते हैं, पर उस समय पर अमित कहता है कि सत्कार उसे नहीं बल्कि उसके बेटे का करना चाहिए। इस जीत के पीछे मैं नहीं बल्कि मेरा बेटा है। 16 साल के मेरे बेटे से मेरी मेहनत और पसीना देखा नहीं जा रहा था और उसने तब इस व्यापार के बारे में सोचा। मेरे पास आके उसने इस उपाय के बारे में कहा। पढ़ा लिखा ना होने के कारण मुझे तो ये सब समझ में नहीं आया, पर उसने हार नहीं मानी और मुझे इस व्यापार के बारे में सब कुछ समझाया, नौकरी के अवसर के बारे में सबको बताया और मुझे यहाँ तक ले आया। मेरा बेटा ही असली हीरो है। ऐसे कहकर अमर का सत्कार करता है अमित। तो इस कहानी का नैतिक अच्छे विचार सोचने के लिए उम्र की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर अपने मन में कुछ ठान ले और कृषि करे तो सफलता जरूर मिलेगी। नंदेश्वर नामक एक गांव में रहता था एक आदमी किशन नामक। किशन सब्जी बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। किशन अकेला था तो उसी को खेत जाकर किसानों से सब्जी लाना पड़ता था। अपनी मेहनत की कमाई किशन बहुत संभाल कर जमा करता था, परंतु किशन अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं था और कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहता था। एक दिन किशन सब्जी बेच रहा था जब एक बूढ़ी महिला अपने सिर पर सब्जी की टोकरी लिए जा रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। किशन उस बूढ़ी औरत को देखकर हैरान रह गया। ये महिला इतनी उम्र में सब्जी बेच रही है। किशन के सब्जी बेचने से पहले ही बूढ़ी महिला ने घर घर जाकर सब बेच दिया। जब तक किशन पहुंचा, किसी को भी और सब्जी की जरूरत नहीं थी। किशन को बुरा लगा तो उसने सोचा कि वह कल के दिन जल्दी आएगा और कुछ ना कुछ बेचेगा। परंतु अगले दिन भी वही हुआ। कुछ दिन बीत गए और किशन जानना चाहता था कि यह बूढ़ी महिला इतनी जल्दी सब्जी कैसे बेच रही थी, तो वह उसका पीछा करने लगा। बूढ़ी महिला को पता चल गया और फिर उसने मुड़कर किशन से पूछा, बेटा तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या जानना चाहते हो? आओ पूछो मुझे। मुझे माफ करिएगा पर मैं हैरान हूँ ये देखकर कि आप सब्जी हर रोज इतना जल्दी जल्दी कैसे बेच रही है। कुछ दिनों से मैं कुछ भी नहीं बेच पाया और मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। मैं तो कई सालों से सब्जी बेच रही हूँ बेटा और मैं इस काम से कभी नहीं थकती हूँ। तो बेटा तुम रोज क्या करते हो? मैं किसानों के पास से सब्जी लेता हूँ और फिर गांव में आकर बेचता हूँ। जो भी कमाई है उससे अपना गुजारा करता हूँ। अब आपकी वजह से कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं कमाया। किसानों से सब्जी क्यों लेते हो? खुद की सब्जी क्यों नहीं उगाते? मुझे मदद के लिए कोई नहीं है। मैं एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता हूँ और मेरे पास कोई जमीन भी नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए। तुम्हें कोई बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है। अपने घर के इर्द गिर्द जितनी भी जगह है उसमें ही तुम सब्जी उगाना शुरू करो। मुझे ये बोलने के लिए बहुत शुक्रिया अम्मा। अब केवल उगाना ही नहीं, अच्छे उर्वरक का उपयोग भी करना, तब तुम्हारी फसल अच्छी होगी। किसान सीधा घर गया और अपने घर के चारों ओर बीज बोने लगा। उसने थोड़ी सी भी जगह जाया होने नहीं दी। उसने जड़ खाने वाले सब्जियां, झाड़ियां, लताओं को बोया
कुछ हफ्तों बाद उसके सब्जियां अच्छे से उगने लगी। किशन ने उनको उखाड़ा और गांव गया बेचने के लिए। दिन पे दिन किशन को और सब्जी उगने लगी। वह अच्छा पैसा कमाने लगा और सब कुछ जमा करके उसने अपने लिए खेती करने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। किशन अब खेती बाड़ी करने लगा और उसकी फसल अच्छी खासी निकलने लगी। जल्द उसने एक सब्जी की दुकान खोल ली, कई तरह के सब्जियों के साथ। गांव के सारे लोगों को किशन की सब्जियां अच्छी लगने लगी और उसी के पास आने लगे सब्जी खरीदने। किशन ने अब नौकर चाकरों को भी काम पे लगाया और अपनी दुकान को और बड़ा कर दिया। एक साल के अंदर ग्राम प्रधान ने देखा कि कैसे किशन ने मेहनत करके अपने आप को खड़ा किया है। उनको किशन बहुत पसंद आया और अपनी बेटी का हाथ किशन को विवाह में दे दिया। किशन के पास अब एक सफल कारोबार, एक सुंदर परिवार और एक अच्छा जीवन था। अतः थोड़ी सी बुद्धि और मेहनत से उसका सपना पूरा हो गया। एक बार की बात है, रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी दादी के साथ रहता था। क्योंकि रामू के पास उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए उसकी दादी ने उसे बहुत लाड प्यार दिया। रामू को अपनी दादी के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। रामू हर दिन स्कूल जाता था, घर लौटता था और अपनी दादी की कहानियां सुनता था। जल्दी ही उसने अपनी 7वीं कक्षा पास की। आगे की पढ़ाई के लिए उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए रामू घर पर वापस आ गया और अपनी दादी की दैनिक कामों में मदद करने लगा। जब वह घर के कामों में मदद कर रहा था, तब उसने अपनी दादी की मदद से चाय बनाना सीखा। रामू बहुत कुशल था और वह जो चाय बनाता था वह स्वाद में बहुत लजीज थी। हर बार जब वह अपनी चाय का स्वाद लेती थी, तो उसकी दादी उसकी तारीफ करती थी। रामू हमेशा मेहमानों और अपने दोस्तों को चाय परोसता था। एक बार उसके अंकल दिवाकर ने कहा, आहा रामू, तुम्हारे हाथों में एक जादू है। क्या चाय है! यह सच में बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद अंकल। मुझे खुशी है कि आपको मेरी चाय पसंद आई। मेरी चाय का स्वाद चखने वाले सभी लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की है। रामू, तुम बाजार में हमारे गांव के लोगों के लिए अपनी चाय क्यों नहीं बेचते? मुझे यकीन है कि तुम इससे कुछ पैसे कमा सकते हो। रामू ने उनका सुझाव लिया और गांव में बेचने के लिए चाय बनाई। सभी को चाय का स्वाद बहुत पसंद आने लगा और यह बात पूरे गांव में फैल गई। आहा, वाह, क्या चाय है! ग्राम प्रधान ने रामू के इस हुनर के बारे में सुना और उन्होंने रामू को मिलने के लिए कहा। रामू, तुम्हारे हाथों में एक जादू है। तुम्हारी चाय कमाल की है। जी शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है कि आपको मेरी चाय पसंद आई। रामू, अपने भविष्य के बारे में सोचो। अब तुम बच्चे नहीं हो। अब जब तुमने चाय बनाने में महारत हासिल कर ली है, तो तुम शहर में अपनी चाय बनाने क्यों नहीं जाते? शहर के लोगों को भी अपनी चाय का स्वाद लेने दो और मुझे यकीन है कि शहर के लोग तुम्हारी चाय को बहुत पसंद करेंगे।
और तुम इससे अच्छा पैसा कमा सकते हो। रामू ने प्रधान के शब्दों के बारे में सोचा और उसे लगा कि यह करना सही है। मैं आपसे सहमत हूँ, आप पूरी तरह ठीक हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुरंत शहर जा सकता हूँ। अरे रामू बेटा, तुम इसकी चिंता ना करो, मैं अभी के लिए खर्चा संभाल लूंगा। पैसे ले लो और तुरंत शहर जाओ। रामू गांव के मुखिया से सहमत हो गया, अपने पैसे लेकर शहर चला गया। उसने चाय की थड़ी में एक व्यक्ति से संपर्क किया और उससे एक रोजगार मांगा। मालिक ने उसे अपनी दुकान में काम करने का मौका दिया। रामू तो बहुत खुश हुआ कि उसे एक चाय की दुकान में नौकरी मिल गई है। लेकिन रामू को वहां चाय बनाने का तरीका पसंद नहीं आया। दूध के बजाय वे दूध पाउडर का उपयोग करते थे। एक अच्छी गुणवत्ता वाली चाय पत्ती के बजाय वे सस्ती चाय की पत्तियों का उपयोग करते थे और कुल्हड़ के बजाय वे प्लास्टिक के कप का उपयोग करते थे। इतना ही नहीं, वे एक विशेष चाय बेचने का दावा करते थे। रामू इसे देखकर एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहता था और अपने गांव वापस जाना चाहता था। उस घटना के बाद रामू चाय की दुकान के मालिक को देखने गया। सर, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। क्या? तुम्हें तो यहाँ एक भी दिन नहीं हुआ और तुम छोड़ना चाहते हो? कम से कम मुझे कारण तो बताओ कि तुम क्यों छोड़ना चाहते हो। मुझे यह चाय बनाने का तरीका पसंद नहीं है। चाय बनाने के लिए आप जिस दूध का इस्तेमाल करते हैं वह मिलावट है। अच्छा, फिर चाय कैसे बनाई जाती है? हमारे पास रोजाना 20 नियमित ग्राहक आते हैं। क्या वे हमारे चाय के स्वाद को पसंद किए बिना ही रोज आते हैं? अगर हम असली दूध के साथ गुणवत्ता वाली चाय बनाते हैं तो सिर्फ 20 नियमित ग्राहक क्यों? मुझे यकीन है कि हम पूरे शहर को अपनी चाय की दुकान पर रोज पा सकते हैं। मेरे गांव में मेरे द्वारा बनाई गई चाय का स्वाद सभी को पसंद है। ओह, सच में? क्या इतनी कमाल है? ठीक है, फिर आइए देखें आप चाय कैसे बनाते हैं। मालिक रामू को रसोई में ले गया और रामू को यह दिखाने के लिए कहा कि वह चाय कैसे बनाता है। फिर रामू ने चाय बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उसने शुद्ध दूध, अच्छी गुणवत्ता वाली चाय की पत्ती, शुद्ध चीनी और प्लास्टिक के कप की बजाय मिट्टी के बने कुल्हड़ का इस्तेमाल किया, जिसने चाय को शानदार स्वाद दिया। चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया देखने में शानदार थी। मालिक और अन्य लोग जो इस प्रक्रिया को देख रहे थे वे हैरान थे और रामू की चाय बनाने की प्रक्रिया को देखते रहे। उसने चाय तैयार की और वहां के लोगों को परोसा। अरे वाह रामू, मैं तुम्हें गलत समझता रहा। मुझे सही में स्वाद बहुत पसंद आया। वास्तव में प्रक्रिया बहुत बढ़िया है। अब से हम तुम्हारे नुस्खे के अनुसार चाय बनाएंगे। हम अब पुराने नुस्खे का उपयोग नहीं करेंगे। तब से मालिक ने चाय बनाने के लिए रामू के तरीके का इस्तेमाल किया। लोग चाय की दुकान पर रोज जाने लगे। चाय का स्वाद लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते थे और दुकान में खड़े होने की भी जगह नहीं थी। पहले से भी अधिक मुनाफा किया। रामू को एक अच्छा नाम मिला, उसके कौशल को पहचाना गया और लोगों ने उसके हाथों में जादू और उसकी चाय के दिव्य स्वाद के लिए उसकी सराहना की। रामू को शहर में एक अच्छा नाम मिला और वह अपने गांव लौट आया। उसकी दादी को उस पर बहुत गर्व था और वे दोनों गांव के मुखिया को देखने गए और उनका आशीर्वाद लेने गए। रामू ने मुखिया से लिया पैसा वापस कर दिया। मुखिया को रामू पर बहुत गर्व था और उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसकी सराहना की। रामू को ग्रामीणों के सामने सम्मानित किया गया और जमींदार ने उसकी सफलता की कहानी सभी ग्रामीणों को सुनाई। रामू ने गांव के कई युवा बेरोजगारों को प्रेरित किया
सभी ने रामू से प्रेरित होकर अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करना शुरू किया। किसी ने भी गांव में गरीबी या बेरोजगारी नहीं देखी।